नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसका लेक्चर सीरीज चल रहा था जिसमें एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग मानक मीटर की परिभाषा तक पढ़ चुके थे, जिसमें जो है हम लोग पढ़े थे एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की तरंग दर का 16,50,763.73 गुना होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है लंबाई की कुछ अन्य मात्रक। मीटर जो है लंबाई का जो है एसआई यूनिट होता है। इसके अलावा भी जो है लंबाई के अन्य मात्रक भी होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और ये हमारे फिजिक्स में कई जगह पर उपयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। लंबाई को हम दूरी भी कह सकते हैं। अतः लंबाई या दूरी के कुछ अन्य मात्रक निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला क्या है, एंगस्ट्रॉम। यह छोटी दूरी मापने की इकाई है। इसे AU या फिर A के ऊपर एक डॉट लगाकर लिखते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, यहाँ देख सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह दूरी मापने का छोटी इकाई है। इसके बाद दूरी मापने का एक अगला छोटी इकाई क्या है, फर्मी। इसके द्वारा परमाणुओं के नाभ की त्रिज्या को मापा जा सकता है। अर्थात यह इतनी छोटी दूरियों को मापने में उपयोग किया जाता है कि इसके द्वारा परमाणु के नाभिक तक की त्रिज्या को नाप सकते हैं हम लोग। और इसका मान क्या होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये हो गया 2 यूनिट छोटा। इसके बाद एक और यूनिट छोटे दूरियों के लिए है। इसके बाद बड़ी दूरियों के लिए यूनिट है। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोन। यह भी छोटी दूरियों को मापने की एक इकाई है। माइक्रोन, इसका उपयोग बैक्टीरिया के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किसी बैक्टीरिया का आकार जो है व्यक्त करने के लिए हम लोग अक्सर माइक्रोन शब्द का उपयोग करते हैं कि बैक्टीरिया इतना माइक्रोन का है या इतना माइक्रोमीटर का है। ये भी सब यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ माइक्रोन ज़्यादातर क्या बैक्टीरिया के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है इस दूरी का। यह भी दूरी लंबाई की छोटी इकाई है। इसे म्यू से लिखते हैं। इसको माइक्रो भी बोलते हैं। म्यू या माइक्रो से व्यक्त करते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। यह सब जो यहाँ पर मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया करता है ऑब्जेक्टिव में। ये वाला और इसको और इसको भी, इन सब को जो है 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी का अक्सर पूछ लिया करता है एग्जाम में। इसके बाद जो है बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ मात्रक उपयोग किए जाते हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। दूरी की बड़ी इकाइयाँ या दूरी के बड़े मात्रक। दूरी के बड़े मात्रकों को निम्न 2 मात्रक आते हैं। पहला क्या है, खगोलीय मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और दूसरा क्या है, प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। अक्सर यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रकाश वर्ष दिया रहता है तो सोचते हैं जो है ये समय का यूनिट है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष समय का यूनिट नहीं है, यह दूरी का यूनिट है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यह सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी होती है। अर्थात यदि सूर्य को हम लोग इसको सूर्य माने और इसको पृथ्वी माने, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी होगी उसी को हम लोग खगोलीय दूरी बोलते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जिसका मान क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 × 10⁻18 किलोमीटर।
यह इतना बड़ा दूरी है, देख सकते हैं 1.495 इंटू 10⁻18 किलोमीटर, अर्थात 10 की घात 18 जीरो सोच सकते हैं कितना बड़ा यूनिट होगा ये। इसके बाद अगला है हमारा प्रकाश वर्ष। यह भी हमारा दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष क्यों लिखते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। अर्थात निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है इसी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। वैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि आप लोग 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो समझ सकते हैं कि एक वर्ष में वह कितनी दूरी तय करेगा, उसी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब अगर देखा जाए खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष में कौन बड़ा है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर 10 की घात 18 था, यहाँ 10 की घात 12 है। तो आसान सी बात है, यहाँ पर जो है हमारा खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष से बड़ा होगा। इसके बाद हमारा अगला जो मानक परिभाषा है मानक सेकंड के लिए है, इसको देख लेते हैं। जैसे मानक मीटर की परिभाषा हुआ करती थी, ये सब जो है सभी देशों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड परिभाषा बनाया है, वही परिभाषा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मानक सेकंड के लिए यहाँ परिभाषा बताया गया, जैसे मानक मीटर होता था वैसे ही मानक सेकंड होता है, मानक किलोग्राम होता है, मानक टेम्परेचर होता है, सबके लिए अपना अपना मानक रखा गया है। तो मानक सेकंड के लिए क्या परिभाषा बनाया गया है, एक सेकंड वह समय होता है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अर्थात सीजियम का परमाणु घड़ी होता है जिसमें एक सेकंड वह समय होता है जिसके अंतर्गत सीजियम परमाणु घड़ी 9,19,26,31,770 बार कंपन कर जाता है। समझ सकते हैं आप, यह एक स्टैंडर्ड है, इसको आप कहीं भी ले जाइए, अगर आप समुद्र तल पर नापेंगे वहाँ भी उतना ही बार कंपन करेगा, आप यदि स्पेस में ले जाकर नापेंगे तब भी वहाँ पर उतनी ही देर कंपन करेगा। अर्थात वह हर परिस्थिति में जो है अपना मान कांस्टेंट रखेगा, अर्थात इतनी ही बार कंपन करेगा। इसी को हम लोग मानक मान लिए हैं, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है इसीलिए हम लोग इसको मानक मान लेते हैं। मानक तापमान की परिभाषा या 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस की परिभाषा। प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब, प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब क्या है या मानक वायुमंडलीय दाब क्या है, 76 सेंटीमीटर FSG पारे की 76 सेंटीमीटर स्तंभ की लंबाई को माना गया है। तो प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर HG पर पिघलने वाली शुद्ध बर्फ एवं उबलने वाले शुद्ध जल के ताप के अंतर के 1/100वें भाग को 1 केल्विन या 1 डिग्री कहते हैं। देखिए इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ HG पर पिघलने वाली शुद्ध बर्फ माने जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर क्या बोला जा रहा है, उबलने वाले शुद्ध जल के ताप, जब जल उबलता है तो उसका तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 100 और 0 को जब हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है शुद्ध जल के तापों का अंतर 100 और 0 का जब अंतर करेंगे तो हमारा 100 आएगा और उसका 1/100वां भाग, 1/100 मतलब 100 का इसमें जब गुणा करेंगे 1/100 में तो हमारा कट के क्या आएगा एक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मानक एम्पियर या 1 एम्पियर की परिभाषा बताई गई है। इसको जो है आप लोग BEE में भी देखे होंगे, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में आप लोग इसको देखे होंगे, वहाँ पर भी मानक 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने बताया था, या पहले चैप्टर में ही जब हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने इसको बताया था। तो 1 एम्पियर मानक परिभाषा क्या है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे व समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न करती है। अर्थात देखिए इसको चित्र के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है और एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है।
और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैं बताऊंगा अभी। मान लेते हैं इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और ये दोनों ही चालक जो है अनंत लंबाई के हैं, अर्थात इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत लंबाई के हैं। यदि इसमें समान मान की धारा प्रवाहित की जाए तो जो है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे बल लगेगा। और इस बल का परिमाण यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर आ जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें जो है 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। अब यही डायरेक्शन देखिए, अगर दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो दोनों के बीच जो क्या है आकर्षण बल लगता है, और जब एक की अपवर्ड हो एक की डाउनवर्ड हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का व्याख्या नहीं किया गया है, केवल यहाँ पर बल के परिमाण को बताया गया है कि यदि उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल लगेगा। तो हमारा जो है उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग को 2 पूरक मात्रक हुआ करते थे, जिसको हम लोग समतली कोण प्लेन एंगल बोलते हैं। देखिए और भी मानक मात्रक हैं, लेकिन अभी उनका ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने बता दिया है, बाकी को आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। बाकी वो जितने भी मात्रक है उतना ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं समतली कोण या प्लेन एंगल। यहाँ देख सकते हैं प्लेन एंगल क्या होता है, उसको देखते हैं। यहाँ एक सर्कल दिखाया हुआ है और सर्कल में ये 2 लाइनें दिखाई हुई, दोनों इसकी त्रिज्या के बराबर हैं, और इनके बीच एक एंगल बन रहा है थीटा, और ये इसका परिधि का एक भाग है। ये पूरा परिधि होता है। परिधि के एक छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो ये जो थीटा होता है, थीटा का मान इस चाप और इस त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। तो यहाँ यही बताया हुआ है। देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये कोई चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर क्या है, ये थीटा कोण अंतरित कर रहा है। अंतरित कोण समतली कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है, अर्थात समतली कोण का मात्रक रेडियन होता है। हम लोग वहाँ यहाँ पढ़ चुके थे, मूल मात्रकों में देख सकते हैं। यहाँ है समतली कोण रेडियन मात्रक होता था, इसको आरडी से प्रदर्शित करते थे। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गया। इसी के द्वारा समतलीय कोण को लिखते हैं हम लोग। समतली कोण को यदि हम उसके मात्रक उसके सिंबल्स को कर जो है प्रदर्शित करें तो डेल थीटा बराबर डेल एस अपान आर होता है, जहाँ ये क्या था, आर की लंबाई थी और ये त्रिज्या की लंबाई थी, और ये जो है केंद्र पर बनने वाला कोण था। तो इस तरीके से हम लोग समतली कोण को लिख सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है घन कोण। देखिए, घन कोण को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग UEET एक चैप्टर है जो लाइट वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग इसका खूब उपयोग करते हैं। तो फिलहाल आप लोग घन कोण को समझ लीजिए, वहाँ पर फिर से बताया जाएगा आप लोगों को कि घन कोण क्या होता है, इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि घन कोण क्या है। किसी खगोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से लिखते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। मात्रक के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पृष्ठ दिखाया हुआ है। इसका अगर क्षेत्रफल यहाँ पर डेल ए है तो इस डेल ए द्वारा मान लेते हैं यहाँ ये इसका सेंटर है, और यहाँ से देखिए ये पृष्ठ है तो इसका ये त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं आर। तो इस पृष्ठ द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनता है ये 3D कोण होता है, शंकु होता है। आप लोग शंकु देखे होंगे। देखिए ये नोक जैसे है,
ये शंक्वाकार है। तो इसका जो यहाँ पर, इसको अगर यहाँ से हम लोग काट दें, यदि हम लोग यहाँ से इसको काट दें यहाँ से, तो देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कट किया गया और ये रहा इसका पॉइंट, कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सरफेस गोला है। तो इस गोली पृष्ठ द्वारा यहाँ पर जो 3D में जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका मान किसके किसके बराबर होता है, ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसको डेल ए लिखिए या डी ए लिखिए, हम यहाँ पर डेल ए लिखा हुआ है। और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी, इस पृष्ठ से इसकी दूरी, इसको हम लोग आर त्रिज्या लिखते हैं, आर। इसी का देखिए त्रिज्या के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है, स्टेरेडियन बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या माने हैं, डेल ए अपन आर स्क्वायर, इसको ओमेगा से लिखते हैं, यहाँ ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेरेडियन होता है। तो इतने हमारे मूल मात्रक हुआ करते थे। इसके बाद कुछ व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग देख लेते हैं, जो हमें बार बार पढ़ने को आते हैं। और इन व्युत्पन्न मात्रकों से संबंधित हम न्यूमेरिकल और विमित सूत्र भी हमको पढ़ना है अभी, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला व्युत्पन्न मात्रक है वेग। वेग को हम लोग क्या लिखते हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो वेग का जो मात्रक होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दूरी का मात्रक और समय का मात्रक, इनका डिवाइड कर देंगे तो हमको वेग का मात्रक निकल जाएगा, जिसको मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। इसके बाद त्वरण का हमको ज्ञात करना है। देखिए त्वरण एक राशि है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का जो मात्रक होगा वह वेग का मात्रक और समय का मात्रक का अनुपात होगा। तो वेग का मात्रक क्या होता था, अभी यहाँ हम लोग निकालें, मीटर प्रति सेकंड, और फिर यहाँ समय का मात्रक है तो समय के मात्रक से डिवाइड करेंगे तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग उसी जो हम राशि को ले रहे हैं और उसके मात्रक को पढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे राशियाँ हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए अगला देखते हैं, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रक बटे में आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और आयतन हम लोग निकालते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इससे निकालते हैं। तो आयतन में 3 बार लंबाई को शामिल किया गया है, तो इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसको जब ये नीचे वाले भाग को ऊपर ले जाते हैं तो इसका घात माइनस हो जाता है, कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसके बाद है बल। तो आप लोग पढ़ेंगे F बराबर m है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल का मात्रक कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक अभी हम लोग पहले जानते ही हैं, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इस सेकंड के स्क्वायर को जब ऊपर लाएंगे तो ये इसका घात माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड के घात -2। इसके बाद हमारा अगला यूनिट्स है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। F इंटू डी मीन्स होता है बल गुणे दूरी, या विस्थापन भी कह सकते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो बल का मात्रक अभी यहाँ निकालें हम लोग, क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड का घात -2 होता है, इंटू ये दूरी का मात्रक मीटर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, इसी को हम लोग जूल भी लिखते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक। इसके बाद जो है छठा क्या है, शक्ति। शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बटा समय। एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारा शक्ति होता है। तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक और बटा समय का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, जूल, और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक हो गया। इसके बाद हमारा अगला मात्रक, अगला यूनिट है संवेग। संवेग को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। इसका क्या होता है, P बराबर mv होता है। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग।
ठीक, तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो जो जरूरी मात्रक थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में हम लोग बीमाएँ पढ़ेंगे और जो है बीमी सूत्र को पढ़ेंगे। बीमी सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, ये सब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।